हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम सुपरफास्ट हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। भाई आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके इंतजार करिए, सारे क्वेश्चन आप लोग सिलेक्टेड है और एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एमपी बोर्ड से है, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक आप लोगों ने ऐसे नोट्स नहीं लिया है तो मात्र 100 रुपए लगता है। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49 9685299149। हिंदी का प्रॉपर नोट्स आपको मात्र 100 रुपए मिलेगा और बढ़िया चौचक तरीके से आप लोग पढ़ोगे और बेहतर अंक आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न है बच्चों, प्रगतिवाद काव्य की दो विशेषताएं। देखो बच्चों, आज मैं इसको लॉजिक तरीके से बताऊंगा। प्रगति यदि करना है तो अपने आसपास के लोगों को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। आसपास के लोगों में, जैसे मान लीजिए प्रगतिवाद आज की तो बात है नहीं, बहुत पहले की बात है। तो पहले लोग कैसे रहेंगे, प्रगति करना चाहते थे लेकिन लोग गरीब हैं, है ना, शोषित हैं, वंचित लोग हैं। उनके उत्थान के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। इन्हीं शोषित वर्ग के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और जब हम कार्य करेंगे तो उनको समझाएंगे कि समाज में आपकी क्या भूमिका है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाएंगे कि भाई आप लोग इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तीसरी बात, उनको समझाने के लिए हमें सरल और जनसामान्य भाषा की जरूरत पड़ेगी, मतलब सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे। तो ऐसे में और इस प्रगतिवाद के जो कवि हैं वो उनके उत्थान के लिए बिल्कुल अपने जो लेख है उसमें बच्चों एकदम यथार्थ चित्रण किया है, जैसा को तैसा बताया है, ताकि लोगों तक वो भावनाओं को हम पहुंचा सके, लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर सके। यथार्थवाद चित्रण का मतलब ये होता है जैसा को तैसा। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, प्रगतिवाद काव्य की दो विशेषताएं। यदि आप लोग 4 में से 2 विशेषताएं याद कर लेंगे तो आपसे आसानी से बनेंगे। जैसे देखिएगा बच्चों, मैंने क्या कहा, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद मतलब प्रगति करना है, आगे बढ़ाना है। तो लोग जो आप शोषित वर्ग है उनको उत्थान के लिए हम कुछ ना कुछ सहानुभूति करेंगे। जो लोग हैं, जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनके लिए हम थोड़ा सा कार्य करेंगे। उनको समझाने के लिए हम सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करेंगे कि समाज के दृष्टिकोण से आपका स्थान कितना है और वैज्ञानिक ढंग से आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। अच्छा, समझाने के लिए हमें उनको एक भाषा की जरूरत पड़ेगी, तो हम एकदम सरल सामान्य जन सामान्य की भाषा का प्रयोग करेंगे। जन सामान्य भाषा का मतलब यह हो गया बच्चों कि हम जो भाषा समझ रहे हैं उसी भाषा का प्रयोग करके उनको समझाएंगे। ऐसे में प्रगति करना है तो हमें शोषितों के प्रति सहानुभूति करना पड़ेगा, सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा, सरल और जन सामान्य की भाषा उपयोग करना पड़ेगा। ऐसे लॉजिक से आप लोग याद करोगे तो आपसे याद रहेगा। यदि आप भाई ट्रिक नहीं लगाओगे तो याद नहीं रहेगा बच्चों, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रगतिवाद की दो विशेषताएं में पहला हमने यथार्थवादी चित्रण किया है। यथार्थवादी चित्रण का मतलब जैसा का तैसा। प्रगतिवाद के कवियों ने अपनी कल्पना के माध्यम से जीवन के कठोर सच्चाइयां जैसे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, सामाजिक विषमताओं का यथार्थ चित्रण किया है। सामाजिक विषमताओं का मतलब क्या है, समाज में उच्च नीच का भेदभाव है। लोग हर घर में पानी नहीं पी सकते, हर घर में भोजन नहीं कर सकते, अपने से बड़े जात का सम्मान करना पड़ता है। बड़े जात के लोग छोटे जात के लोग से सम्मान करवाना चाहते हैं, बड़े जात के लोग छोटे जात के जहां पानी नहीं पीना चाहते। ये जो पहले बहुत ज्यादा सामाजिक विषमता था, इस विषमताओं को उन्होंने दर्शाया है। भूखमरी थी, लोगों के पास खाने का, है ना, व्यवस्था नहीं था, गरीबी था, पैसे नहीं थे, बड़ा काम करना चाहता, शिक्षित होना चाहता है, कुछ करना चाहता कर नहीं सकता था, बेरोजगारी, कहीं रोजगार के अवसर नहीं थे। इन चीजों का एकदम यथार्थवादी चित्रण किया गया है, मतलब जैसा उस समय समाज में व्याप्त था उसी घटनाओं का सीधा सीधा चित्रण कर दिया गया है। दूसरा, शोषितों के प्रति सहानुभूति। हमने कहा ना कि प्रगति करना है, आगे बढ़ावा देना है तो शोषितों को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, शोषितों के लिए हमें दया दिखानी पड़ेगी, उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि कवियों ने दीनहीन, शोषित वर्ग, मजदूर, किसान के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त कर दी है और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है, जिससे सामाजिक न्याय की भावना प्रबल हो सके। सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सामाजिक समस्याओं को वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से देखा गया है और व्यक्तिवाद की बजाय समाज सुधार को प्राथमिकता दी गई है। सरल और जन सामान्य की भाषा। कविता में भाषा सरल, प्रभावी और आम आदमी की बोलचाल की भाषा रही है ताकि संदेश जन जन तक पहुंच सके। समझ में आ गया ना बच्चों, मैंने क्या कहा, एक बार फिर से आप समझिएगा। प्रगति का मतलब है प्रगति करना है। यदि आपको प्रगति करना पड़ेगा तो लोगों को समझाना पड़ेगा। सही बात है सर, आसपास के जो लोग शोषित हैं उनको सहानुभूति देनी पड़ेगी और जब उनको समझाना है तो हमें मानसिक रूप से उनको सामाजिक और जो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको समझाना पड़ेगा कि आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हो। और इस तरीके से हम कविताओं के माध्यम समझा रहे हैं तो कविता कैसी होनी चाहिए, सरल और जन सामान्य की भाषा होनी चाहिए। मतलब प्रगतिवाद के कवियों ने यथार्थ चित्रण किया है, जैसा को तैसा लिखा है। दूसरा आपका शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। मतलब इस काल के कवियों ने, प्रगतिवाद के कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों की गरीबी या भुखमरी एकदम सच्चाई का वर्णन किया है, सहानुभूति व्यक्त की है। किसान, आम व्यक्ति, मजदूर, इनके सच्चाई का वर्णन किया है, सहानुभूति है व्यक्त की है। सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उन्होंने केवल उनको कविताओं के माध्यम से, बोलचाल के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त, बल्कि सामाजिक रूप से किस तरीके से विषमताएं उनको दूर करने के लिए उन्होंने विशेष महत्व दिया है। सरल और जन सामान्य की भाषा। इन्हीं कवियों ने भाषा के माध्यम से लोगों को, है ना, इतना आसान भाषा में उसको लिखा है ताकि लोग जन जन तक वो बात पहुंच सके, संदेश पहुंच सके, लोग उसको समझ सके। इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका होता हुआ कंप्लीट।
प्रगतिवाद काव्य की 2 विशेषताएं, तो ऐसे में आप लोग याद कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा है रीति काल की 2 विशेषताएं। रीति मतलब पुरानी रीति रिवाज, आप अपने गांव घर में भी देखते हो। देखो भाई, शब्द से रिलेट करके याद करोगे तो दिक्कत ना होगी। जैसे बोलते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। यानी रघुकुल रीति यानी पहले से ही अपनी रीति चली आ रही है, हम प्राण चली जाए तो बचन नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये पहले की बात की है। रीति काल का मतलब हो गया पहले। और पुराने समय में क्या है, कवियों का बोलबाला बहुत ज्यादा था। कहां? राज दरबार में। राजाओं का भैया वहां पे ज्यादा महत्व। पहले राजा रजवाड़े होते थे। पहले हमारे भारत में राजा ही चलते थे, राजा ही अपना अपने क्षेत्र में राज करते थे, शासन चलाते थे। अब तो मान लीजिए हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ऊपर न्यायिक व्यवस्था, सारा चीज। लेकिन पहले अपने अपने क्षेत्र में राजा हुआ करते थे और अपने अपने राजा मंत्री रखते थे, है ना, सेना का भर्ती करते थे, न्यायिक व्यवस्था उनका सब पहले ऐसा सिस्टम था, रजवाड़ा कहलाता था। लेकिन अब तो आप लोगों को पता होगा, रजवाड़ा कुछ लोग आते होंगे रजवाड़ा क्षेत्र से, उनको तो पता ही होगा। तो अब वो चीज नहीं रह गया। यानी पहले जो रीति परंपरा थी, राजा का बेटा राजा होगा, ऐसी रीति चलती थी। तो रीति के आधार पर जो लोग थे चाहते थे यदि कि भाई यदि हमने जैसे राजा चाह लिया कि हमें इस लड़की के साथ शादी करना है, तो वो जबरदस्ती उठा ले, चढ़ाई कर देगा तो खत्म कर देगा। वो यदि चाह लिया कि हमको इसके साथ शादी करना है तो करा लेता था। प्रेम प्रसंग बहुत ज्यादा वर्णन था। रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, क्योंकि राज दरबार कवियों के माध्यम से राजा और रानियों की प्रेम श्रृंगार के बारे में बहुत कुछ वर्णन मिलता था। ठीक है, तो रीति काल मतलब श्रृंगार काल। रीति काल को श्रृंगार, क्योंकि वहां पे श्रृंगार रस की बहुत ज्यादा ढेर सारी शुभकामनाएं मिलती है। समझ रहे हो ना? ढेर सारी का मतलब क्या है, राजा चाह लेता था जिसको रानी बनाना बना ले, तब नहीं एक राजा के साथ साथ रानियां होती थी, है ना। तो भाई कहने का मतलब प्रेम प्रसंग भर भर के था। आज लोग 2 रानी नहीं रख सकते हैं, अब तो भाई कानून भी नहीं है कि एक के साथ एक ही रहना चाहिए, नहीं तो फिर पैसे लगेंगे, ज्यादा देने पड़ेंगे, लोग पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। लोग 2-2 3-3 भी कर लेते हैं, वो उनकी स्वेच्छा है। तो भाई साहब, रीति काल में क्या था, श्रृंगार काल की प्रधानता था। श्रृंगार रस क्यों की प्रधानता था भाई? क्योंकि उस समय जो कवि थे बड़े मनोरंजनकारी थे। बोले भैया हम थक गए हैं, आज हमें एक रानी चाहिए, और शादी करा लिए। ठीक है, ऐसे 2 4 7 रानी बना लेते थे, और रानी कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस कर कह सकती है पूरा, मतलब उसके लिए न्यायिक व्यवस्था और राजा ही है, जो करेगा वही करेगा, तो आप किससे गुहार लगाओगे? ऐसा होता था। ठीक है, तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी, क्योंकि रीतिकाल काव्य में प्रेम और सौंदर्य मिलन, विरह की भावों का विशेष चित्रण मिलता है। कवियों ने नायक नायिका के शारीरिक और मानसिक सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन किया है, जिस श्रृंगार रस प्रमुख बन गया है। समझ रहे हो ना? अब जैसे बच्चों अलंकार शोभा बढ़ाता था, श्रृंगार रस की प्रधानता था। श्रृंगार, देखो कहा जाता है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, आप लोग समझना। क्योंकि रीतिकाल के समय में कवियों ने नायक नायिका के विशेष प्रेम प्रसंग का चित्रण किया है, वर्णन किया है। क्योंकि उस समय जो कवि थे वो मनोरंजनकारी थे, सॉरी कवि नहीं, राजा थे। राजा और रानियों के बीच में मनोरंजनकारी दृश्यों का वर्णन किया है, इसलिए श्रृंगार रस की प्रधानता पाई गई, इसलिए श्रृंगार काल कहा जाता है। अलंकारिक बहुलता का मतलब विशेष प्रकार से अलंकार का। इस काल में कवियों ने काव्य सौंदर्य और चमत्कार लाने के लिए अलंकार जैसे उपमा, रूपा, उत्प्रेक्षा, छंदों का खूब प्रयोग किया है ना। काव्य रचना के नियमित रीति का पालन करते हुए पंडित प्रदर्शन, है ना, एक की प्रवृत्ति थी। जैसे भाई अपने भाषा में लिख लोगे, रट्टा नहीं मारना कि ऐसे लिखना है। अलंकारिक बहुलता, आप अपने भाषा में लिखोगे कि इस काल के कवियों ने अपने काव्य संग्रह को चमत्कार लाने के लिए अनेक अलंकार जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा और उपमान, अनुप्रास, कुछ भी लिख दो ना, जरूरी नहीं कि उपमा ही लिखो भाई, कुछ भी लिख दो, वहां चेक करने वाला नहीं कहेगा कि हाँ उपमा ही लिखना है। समझ रहे हो ना? दरबारी संस्कृति और विलासिता, यह काल राजाओं और सामंतों का संरक्षण में फला फूला, इसलिए काव्य में दरबारी जीवन, विलासिता और आश्रयदाताओं की प्रशंसा का चित्रण मिलता है। मैंने आपको बताया ना कि रीति काल में जो कवि होते थे वो राजा और रानियों के बीच में जो प्रेम प्रसंग होता था, दरबारियों के बीच में, उनके बीच में खूब सारा उन्होंने वर्णन किया। कि आजकल के भाई उस समय की बात कर रहे थे, वो बोले राजा बड़े मनोरंजनकारी है ना, जब चाहे शादी विवाह कर सकते हैं। तो इस तरीके से रीतिकाल की विशेषताओं की प्रवृत्तियों, कितने विशेषता एग्जाम में पूछे जाते हैं? 2 से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं ये अध्याय के प्रश्न में। पहला जो प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में निर्णयों से झांक रहे होंगे? जैसे आप लोग मार्केट जाते हो, जब आप लोग मार्केट जाते हो तो आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इंतजार करते हैं आजकल के, भैया अंकल जी कब आ रहे हो, भैया कितने टाइम में घर आओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद रहती है कि मार्केट गए हैं ना, यानी बाजार गए हैं, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लाएंगे। या कि मान लीजिए आपकी मम्मी कपड़े खरीदने गई है, तो आपको उम्मीद रहेगी कि भाई प्रत्याशा में रहेंगे, उम्मीद में रहेंगे कि कितना जल्दी मम्मी आएंगी, कपड़े तो लाएगी, कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लाएगी। आजकल का ट्रेंडिंग आप सबको पता है कि फुल्की, चाट, है ना, समोसे, गरम चाउमीन, है ना, मोमोस, ये सब चाइनीज बहुत ज्यादा आइटम आ चुका है, तो लोग उसके इंतजार में
बैठे रहते हैं। ऐसे ही बच्चे किस बात की है, नीड़ों से झांक रहे। नीड़ों का मतलब जो टहनियां हैं, टहनियों में अंदर जो आपके घोंसले बने हुए हैं उसमें चिड़िया के बच्चे हैं, और बच्चे देख रहे हैं कि हमारे माँ बाप कितने समय में लौट कर आएंगे, हमें क्या करेंगे, प्यार देंगे, साथ में दाना लेकर आएंगे, और दाना लेकर आएंगे तो हमें भोजन मिलेगा। इस बात की आशंका में बच्चे नीड़ों से झांक रहे होते हैं कि कितना जल्दी उनके माँ बाप आएंगे और हमें दाना खिलाएंगे। देखिएगा बच्चों, बच्चे जो पक्षी है दिन भर भोजन की तलाश में भटकते फिरते हैं, क्योंकि इधर उधर आप देखते हो चहचहाते हैं लोग, वो केवल भोजन के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। क्योंकि आपके जैसे थोड़ी ना है कि आपके घर में ढेर सारा धान आ चुका है, गेहूं आ चुका है, धान को बढ़िया चक्की से क्या करो, चावल बनवा लो और बढ़िया खाते रहो, दाल एक बार खरीद लो खाते रहो। ऐसा उनके पास नहीं है। हर दिन का भोजन, हर दिन एक नए तलाश में उनकी जिंदगी शुरू होती है। आप लोग, मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं है कि हर दिन भोजन की तलाश करता है। वो एक बार यदि मेहनत कर लिया, जैसे किसान है, एक बार 4 महीने खेती कर लिया बढ़िया अच्छे तरीके से, तो वो रख लेता, खाने की चिंता उसको नहीं रहती है। हाँ, कपड़े और थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च के लिए चिंता होती है, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं उन्हें हर दिन भोजन के लिए ही तलाश करना पड़ता है। तो पक्षियां जो होती हैं दिन भर भोजन के लिए भटकते फिरते हैं, उनके बच्चे इस आशा से नीड़ों से झांक रहे होते हैं कि उनके माता पिता उनके लिए दाना लेकर आएंगे। बोला ना, दाना शीघ्र ही उनके पास आते होंगे, उनका पेट भरेंगे। इसके साथ ही वे अपने माता पिता के स्नेह लेनी, प्यार पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। देखो बच्चों, रट्टा नहीं मारना है। चाहे आप 5 प्रश्न पढ़ो और 5 प्रश्न ऐसे मायने में घुसेड़ो, ऐसे मायने में घुसेड़ो कि ससुरा दोबारा यदि वो आ जाए ना तो एक बार में मायने में आ जाए कि हाँ यार हमने पढ़ा था, इसको तो अपनी भाषा में लिख लेंगे। जैसे प्रगतिवाद और रीतिकाल की विशेषताएं, मैं गारंटेड कहता हूं कि बच्चा जो एक बार उस वीडियो को देख लिया, मतलब अभी 10 मिनट में, वो कभी भी क्वेश्चन आएगा वो बना लेगा। प्रगति करना है तो शोषितों के प्रति सहानुभूति करना पड़ेगा, सरल और समान जन भाषा का प्रयोग करना, यथार्थ चित्रण किया गया है। बोले रीतिकाल में भैया श्रृंगार की प्रधानता बहुत ज्यादा थी, बढ़िया सुंदर अलंकार था, दरबारी कवियों और राजाओं का बिल्कुल प्रस्तुत चित्रण किया गया था। ऐसे में आप लोग बढ़िया प्रेम से नंबर पा जाओगे बच्चों। ऐसे ही आप लोग, बच्चे किस बात से आशा से झांक रहे होंगे, बच्चों को लेके बड़ी उम्मीद है कि मेरे माँ बाप गए हैं, कुछ भोजन लेके आएंगे, कुछ दाना लेके आएंगे। पक्षियों के बच्चे भी उम्मीद करते हैं कि मेरी माँ बाप बाहर गए हैं, भोजन के लिए तलाश में गए हैं, लाएंगे, दाना लाएंगे, पेट भरेंगे, हम भोजन करेंगे, है ना, जो हमें दाना मिलेगा उससे हमें पेट भरेगा, साथ में हमें प्यार मिलेगा, इसलिए नीड़ों से झांक रहे होंगे। चलो बच्चों, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया और नहीं लिया तो ले लो भाई। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा को सहूलियत बरतने से अभिप्राय क्या है? देखो बच्चों, भाषा कभी जब लेख लिखता है तो कोशिश क्या करता है, सबसे पहली बात तो अपने विचार को व्यक्त करता है, विचार को व्यक्त करता है कि लोगों तक हमें अपने विचार को पहुंचाना है। कोई भी चीज लिखने का तात्पर्य क्या है कि हम जो बोल रहे हैं उससे लोग प्रभावित हों। तो कभी जीवन में समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, है ना, कई प्रकार की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अपने अपने समय में लेख लिखा है। तो जब कभी भाषा का प्रयोग करता है तो कोशिश यही करता है कि हमारा भाषा इतना सहज और सरल हो ताकि लोग जो इसे पढ़ें उस समझ सके, आसानी से उस विचार को व्यक्त कर सके। भाषा को सहूलियत बरतने का आशा यह है कि उसका सरल एवं स्पष्ट सहजता का प्रयोग करना चाहिए ताकि लोग आपके कविता को या लेखन को अच्छे से समझ सके। कोई भी रचना करते समय कवि को भारी भरकम बनावटी शब्द का समझ न आने वाले शब्दावली का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी बात को स्पष्ट व सहज व्यवहारिक भाषा में रखना चाहिए। भाषा को सहूलियत बरतने का तात्पर्य यही है बच्चों। मैंने आपको बताया ना कि कवि जो लेख लिख रहा होता है तो बिल्कुल सरल, सहज एवं स्पष्ट भाषा हो, जो बनावटी भाषा हो, क्लिष्ट भाषा हो, कठिन शब्द है या समझ में न आने वाले शब्द हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनका प्रयोग करने से पाठकों की संख्या कम हो सकती है, उसको सुनने वाले लोगों की संख्या कम हो सकती है, उसको समझ नहीं सकते। जैसे आप पुराने जो श्लोक हैं, यदि आप लोग पढ़ो तो क्या समझ में आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसको हम समझ नहीं पाते, क्लिष्ट है। उसको समझाने के लिए अलग से पंडित चाहिए होता है कि भैया इस श्लोक को, संस्कृत को पढ़ो और फिर इसको समझाओ। हमारे बस की बात थोड़ी ना है, हम तो शुद्ध हिंदी वाले हैं। हम तो भाई संस्कृत से बहुत ज्यादा, है ना, बहुत दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि संस्कृत भाई इतना बड़ा भाषा हम नहीं पढ़ सकते ना यार। तो ये चीज होती है कि जो क्लिष्ट भाषा है उसको पढ़ने में पसंद नहीं आता। मैं अपने निजी भाव बताता हूं कि मुझे कोई कह दे संस्कृत विषय पढ़ाओ तो जीवन में मुझे पसंद नहीं आए। क्यों? क्योंकि मेरे लिए बहुत क्लिष्ट है। मैं अपने निजी जीवन की बात कर रहा हूं। हिंदी की भी हिंदी सरल है, उससे सरल तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैंग्वेज लग रही है, लेकिन संस्कृत मुझे बहुत कठिन लगता है। तो ऐसे ही लेखन जो करते समय ऐसे भाषाओं का प्रयोग करो ताकि सहज और सरल हो, जो समझ में ना आए, जो कठिन हो, जो बोलने में भी दिक्कत हो, ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया कि भाषा को सहूलियत बरतना चाहिए। इसका अभिप्राय आप लोगों ने समझ लिया। स्क्रीनशॉट जरूर लिया करें, कम से कम आधे घंटे का लेक्चर हम लेकर आया करेंगे बच्चों, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाए। कवि ने बादलों को विप्लव बादल को क्यों कहा गया है? अरे भाई देखो जरा, देखो जब बादल से क्या भूमिका है? बादल आता है तो बारिश कराता है, और जब बारिश कराता है तो गलियों के जो कचड़ों को साफ कर देता है।
कर देता है कि नहीं? आप बताओ, पूरा गर्मी आप लोग कितना भी कीचड़ फैला लो, कितना भी गंदगी फैला लो, जब बरसात आती है और अच्छा खासा बादल पानी गिराता है तो फिर जो आसपास की जो कचड़े हैं, गंदगी है, वो सब बहकर चला जाता है। समझ रहे हो ना बच्चों? देखिए जरा थोड़ा सा, बादल राग कविता में ए विप्लव वीर यहां पर होना चाहिए। बादलों को विप्लव का बादल क्यों कहा गया है? हालांकि यहां पे थोड़ा क्वेश्चन मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, लेकिन विप्लव के वीर बादल को कहा गया, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। ए विप्लव के वीर बादल को क्यों कहा गया है? ये विप्लव के वीर बादल को क्यों कहा गया? बादल को कहा गया क्योंकि बादल घनघोर वर्षा करती है, बिजलियां गिराती है, इससे सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बादल क्रांति का प्रतीक है, क्रांति आने से बुराई रूप कीचड़ जो है समाप्त हो जाता है तथा शोषितों व्यक्ति की जीने योग्य स्थिति मिलती है। समझ में आया कि जिस प्रकार से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शोषितों को दबाते रहते हैं कि कम पढ़ा लिखा है, हम जो कहेंगे वही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम पैसे में भी काम करेगा, ये सब लोग क्या करते हैं? दबाते रहते हैं। लेकिन यहां पर बादल रूपी क्रांति, कि बादल एक ऐसी क्रांति है जिसके आने से कीचड़ रूपी जो हमारे अंदर जो अशुद्धियां है ना, उसको बहाकर क्या कर देता है? दूर कर देता है। जैसे बादल गरजता है, बिजली गिरती है, पानी बहता है, और तेज जब पानी बहता है तो घर के आसपास जितने भी कीचड़ होता है वो कीचड़ दूर हो जाता है। उसी प्रकार की मन की जो अशुद्धियां, जो मैल है, वो भी धुल जाता है। समझ रहे हो? इसलिए कहा गया है बादलों को विप्लव का वीर। ओके बच्चों, घनघोर वर्षा करता है, बिजली गिराती है, इससे सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बादल क्रांति का प्रतीक है, क्रांति के आने से, यानी जब क्रांति आती है तो कीचड़ रूपी जो बुराई है हमारे शरीर के अंदर वो समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को जीने योग्य बना देता है। शोषित व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, परचेसिंग पावर का क्या अभिप्राय बच्चों? परचेस मतलब होता है खरीदना। जैसे लोग बाजार जाते हैं और यदि उसके पास पैसे हैं तो बिना मतलब वो बाजारवाद को बढ़ावा देते हैं। जैसे आप लोगों का टारगेट नहीं है कि हमें 95% हम पढ़ रहे हैं, जितना नंबर आ जाए तो आ जाए, तो ऐसे में कोई मतलब नहीं है, आप जितना चाहते भी उतना भी नहीं बन सकता। लेकिन आपने टारगेट बना ली है कि हमें 95 लाना है, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आप उसके लिए उतना मेहनत करोगे, उसके लिए उतने घंटे मेहनत करोगे, सुबह शाम उठते जागते आप कॉपी पे ही ध्यान दोगे, नोट पे ही ध्यान दोगे, बुक पे ही ध्यान दोगे। हमारा टारगेट ही है कि 95। जब हमने टारगेट सेट कर ली है तो फिर किस बात की इधर उधर घूमने की? जिंदगी तो असली है भाई, जिसमें नंबर आ जाए तभी आ जाए मजा जीने की। अरे थोड़ा सा यदि आप लोग टारगेट बना लो। टारगेट कैसा कि हमें सर हिंदी में अभी हमारे पास 30-35 दिन बचे हुए हैं और इस 30-35 दिन 40 दिन में हम हिंदी में फोड़ देंगे। फोड़ कैसे देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ कैसे देंगे? टारगेट बना के चलेंगे सर 90+ हिंदी में अच्छा स्कोर करना है। ये मत सोचो कि गणित में आपने 100 में 100 ले आया, हिंदी में आपने मान लीजिए 80 लाया तो परसेंटेज आपका 100% कहलाया। ऐसा नहीं है। जितना नंबर आपका परसेंट बढ़ाने में मैथ का कर रहा है, फिजिक्स कर रहा है, केमिस्ट्री कर रहा है, उतना ही हिंदी का भी योगदान है। तो हिंदी को क्यों कमजोर समझते हो? केवल लेक्चर देखकर भी नंबर तो ला सकते हो। तो लेक्चर को शेयर कर दो ना भाई अपने दोस्तों तक, तो उनको भी फायदा मिल जाए। ठीक है, और नोट्स जरूर ले लो। कॉन्टेक्ट नंबर है, जिन बच्चों को नोट्स लेना है उनकी भी बात करो, मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है। तो टारगेट आज बना लेना कि सर हम 40 दिन आपके लिए जुड़े हैं और 40 दिन आपके साथ दबाकर शेयर करेंगे, दबाकर पढ़ाई करेंगे और अपने दोस्तों को जोड़ेंगे। मजा आएगा, चौचक तरीके से नंबर आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत की जय जयकार नहीं होती। समझ रहे हो ना? आप लोग हरिवंश राय बच्चन जी की कविता तो पढ़े होंगे, नन्ही से चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती हुई दीवार पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग भी कोशिश करो कि कभी हार नहीं होगा बच्चों। परचेसिंग पावर का मतलब होता है क्रय शक्ति, पैसे खर्च करने की जो पावर है बच्चों, है ना, पैसे खर्च करने की जो क्षमता है उसे बोलते हैं परचेसिंग पावर। हम सामाजिक विकास के कार्यों में अपनी इस क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम ऐसे सामान खरीद सकते हैं जो कि कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, यहां पे एक 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाएगा। एक नंबर परचेसिंग पावर का अभिप्राय क्या लिखिए, तो क्रय शक्ति। ये बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ऐसे। ठीक है, बाकी क्रय शक्ति का मतलब यही है कि जिसके पास पैसा है, पैसा लेकर बाजार जाता है। जैसे इससे क्वेश्चन और बनते हैं बच्चों की बाजारवाद को बढ़ावा, जो जैसे मान लीजिए मन खाली हो तो बाजारवाद को बढ़ावा कैसे मिलता है? मन खाली का मतलब आपके मन में कोई विचार नहीं है कि हम बाजार जाएंगे तो ये चीज लेके आएंगे, और जब विचार नहीं है तो आप कुछ भी जाकर के खरीद लाते हो और वो बाजारवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो परचेसिंग पावर का अर्थ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच्चों क्रय शक्ति है। क्या है? क्रय शक्ति है।
अगला देखते हैं बच्चों, उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है। बढ़िया सिंपल है बच्चों, भोर के नभ की तुलना जो राख से लिपे हुए गीले चौक है बच्चों, जो आंगन राख से लिप देते हैं। जैसे देख लो, जब भोर होता है तो सुबह का मनोरम दृश्य कैसा होता बच्चों, एकदम राख जैसा लीपा पोता हुआ नजर आता है ना, धुंधला है ना, थोड़ा सा कालापन दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। जैसे आप लोग कभी अपने घर में देखना कि मैं गांव की बात कर रहा हूं, शहर में तो बढ़िया टाइल्स लगा हुआ है, किचन में पोछा लगा दिया जाता है, कहीं मिट्टी नाम का चीज दिखने, आंगन में भी बढ़िया टाइल्स लगा हुआ है, सुव्यवस्थित तरीके से पूरा घर बना हुआ है। लेकिन गांव में भी आज भी मजा आता है यार। आंगन किसका बना हुआ है, मिट्टी का है ना भाई। घर में भी अंदर क्या है, मिट्टी से है। अब आजकल गांव में भी बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं रह गया, अब धीरे धीरे हर जगह मतलब टाइल्स का जमाना आ गया है ना। लेकिन अभी भी जैसे हमारे ही आंगन में और किचन में अभी क्या है, मिट्टी है। आंगन और किचन में जब मिट्टी है तो हर दिन सुबह, मैं किचन की बात करता हूं, हर दिन सुबह गोबर से लिपाई करते हैं, गोबर से लिपाई करते हैं। ऐसे ही पुराने जमाने के लोग गोबर न लीप करके राख से लिपते थे। राख से जब लिपते हैं तो गोबर से थोड़ा हल्का नीलापन रहता है, लेकिन जब राख से लिपते हैं जमीन को, चौके को, तो वो थोड़ा सा कालापन दिखाई देता है, थोड़ा धुंधलापन दिखाई देता है। जिस तरीके से सुबह भोर यानी सूर्योदय होने के पहले, सूर्य जब दिखाई नहीं देता उसके पहले, जैसे ही सूर्योदय होने से जस्ट मतलब सूर्योदय सूर्य निकलने से जस्ट पहले जब आकाश देखोगे तो एकदम धुंधलापन मतलब हल्का कालापन दिखाई देगा। और वो मनोरम दृश्य आपके जैसे आंगन में राख से लीप दिया जाए और वो चौका दिखाई देता है, सेम उसी तरीके से नभ में बच्चों जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय के पहले है ना, आकाश उसी तरीके से दिखाई देता है। इसलिए कवि ने जो सूर्योदय का समय का जो वक्त है उसको चौके को जो हम राख से लिपते हैं, राख से लिपी गई चौके या आंगन से तुलना किया है। समझ रहे हो ना बच्चों, अपने भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसको ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लिपे हुए गीले चौके से की है, क्योंकि भोर के समय आकाश नम, धुंधला, एकदम सुंदर, आकर्षक, मनोरम दृश्य दिखता है। ठीक है, जिस तरीके से इसके आगे आप लिख सकते हो कि जिस तरीके से आंगन में राख से चौका लिपते हैं है ना, तो हमें वो सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। ऐसे ही सुबह का वक्त, सूर्योदय से पहले का वक्त, आकाश धुंधला पर है ना, दृश्य मनोरम दिखाई देता है, इसीलिए इसकी तुलना की गई है। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में हमें मत कहना। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसी हो गई। भक्तिन कहां की रहने वाली थी, गांव देहात की रहने वाली थी। ठीक है, लेकिन जब महादेवी वर्मा के पास आती है तो अपने गांव की जो विचार है, गांव का रहन सहन है, गांव का खान पान है, गांव के जैसा कार्य है, वो अपना नहीं छोड़ती, बल्कि महादेवी जी को ही भक्तिन के आधार पर चलना पड़ता है। गांव के हिसाब से नाश्ता बनाना, गांव के हिसाब से खाना बनाना और महादेवी जी की बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना महादेवी को पसंद आ जाता है। और महादेवी वर्मा भक्तिन के आधार पर गांव के जैसा वो व्यवहार करने लग जाती है और देहाती बन जाती है। थोड़ा पढ़िए, मजा आएगा। भक्तिन के आ जाने के बाद महादेवी देहात की संस्कृत, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि का ज्ञान हो गया। मतलब जब भक्तिन कहां से आने वाली थी, गांव से, महादेवी कहां से रहे, शहर में। तो जब भाई महादेवी के पास भक्तिन आती है और महादेवी के साथ रहने लगती है, तो महादेवी वर्मा जी को भी भक्तिन के आधार पर, यानी भक्तिन से सीखेगी गांव का रहन सहन, खान पान, गांव में कैसे लोग खाते हैं, कैसे रहते हैं, कब उठते हैं, कब जागते हैं, कब सोते हैं, किस तरीके से संस्कृति है उनका, ये सब चीज ज्ञान हो जाता है किसको, महादेवी वर्मा जी को। उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि गांव में आज भी लोग देखते हो कि सुबह की नाश्ता रोटी से होती है और शहर में सुबह की नाश्ता ब्रेड पकौड़े और चाय की नाश्ता चाय से होता है। लेकिन गांव में नहीं, गांव में चाय, आज भी जो लोग हैं वो चाय ज्यादा पीना पसंद नहीं करते, गांव में मीठा चीज आइटम ज्यादा खाना पसंद नहीं करते। हम लोग भी गांव में रहते हैं, अब तो मुझे थोड़ा सा चाय से एलर्जी भी है, लेकिन पहले भी जब हम अब तो चाय पीने की भी क्षमता है। पहले एक समय था जब हमारे घर में चाय कभी मेहमान आते थे तब बनता था, जब हम बहुत छोटे थे। ठीक है, वो समय था, आज से 10 साल पहले की बात है कि वो समय था कि जब मेहमान आते थे तब चाय बनता था। क्यों? क्योंकि उतनी क्षमता भी नहीं थी कि डेली चाय पिए, और दूसरी बात चाय का आदत भी नहीं था।
तीसरी बात, गांव देहात के लोग चाय को प्राथमिकता भी नहीं देते थे, लेकिन आज चाय एक ऐसा बीमारी बन चुका है लोगों की, चाय के बिना नींद नहीं आती है। ठीक है, तो गांव का जो नाश्ता है आज भी सुबह के रोटी से शुरू होता है ना। रोटी चाहे वो ज्वार का हो, चाहे गेहूं का हो, जिसका भी हो, है ना, बाजरा का हो, जिसकी भी रोटी बन जाए उससे शुरू होती है। लेकिन गांव के लोग सुबह की नाश्ता रोटी से नहीं करते, पोहा, पोहा में हल्का शक्कर डाल दो भैया, थोड़ा सा मीठापन रहे, है ना। शहर और गांव में यही तो मजा है ना। गांव का जीवन बहुत अच्छा रहता है। अब लोग कहते हैं सर आपकी लाइव क्लास क्यों नहीं आती है? बस लाइव ही क्लास नहीं ले पाता हूं ना, क्लास तो देता हूं ना, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं। बड़ा सुकून से जिंदगी है, कोई प्रदूषण नहीं, कोई धुआं धूल धक्कड़ कुछ भी नहीं, एकदम शांत माहौल में रहो, जिंदगी मस्त है। अब जैसे आप आज इस समय देखो, दिल्ली में जो व्यक्ति रहता है, न्यूज देखना, वो प्रदूषण से परेशान है। सब लोग प्रदूषण प्रदूषण कर रहे हैं। इतना ज्यादा कोहरा गांव में नहीं रहता जितना वहां दिल्ली में ऑल टाइम बना रहता है। जितना यहां रात में रहता है उतना वहां दिन में कोहरा छाया रहता है। तो ये है बच्चों गांव और शहर की फर्क, है ना। तो लेखिका जो है मीठा खाना बंद कर देती है। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी, राजस्थान के लोगों का देहाती, यदि आप लोग कभी बाजरा की रोटी देखो, मुझे बहुत पसंद है। अपने यहाँ बाजरा की रोटी नहीं चलती है, अपने यहाँ बाजरा होता भी नहीं है। राजस्थान की मैं देखा कि इतने मोटी मोटी रोटी, मतलब मोटी तो इतनी रहती है लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मोटी, और बढ़िया आग लगाते हैं और रोटी को बढ़िया दबा देते हैं, 1 घंटे में पकता है, और उसको फिर बढ़िया छोटे छोटे टुकड़ों में मींज करके और उसमें घी डाल करके, सब्जी डाल करके खाते हैं। वो आनंद देखो भाई। तो मोटी रोटी खिलाकर लेखिका के स्वास्थ्य को संबंधी चिंता दूर कर देती है। जो जितना मीठा खाता है उतना हो उसकी बीमारी होती है। तो लेखिका यहाँ पे मीठा खाना बंद कर देती है, देहाती हो जाती है, और मीठा खाना बंद कर दी तो स्वास्थ्य के लिए उसको लाभदायक हो जाती है। इसके साथ ही भक्ति ने ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न कर देती है कि वह देहाती परंपराएं तक निभाने के लिए बाध्य हो जाती है। इसके लिए अतिरिक्त उसके महादेवी वर्मा देहाती भाषा भी सिखा दी। इस प्रकार से भक्ति के आ जाने से महादेवी देहाती बन गई। सबसे पहली बात तो कोई व्यक्ति दूसरे चीजों को कब सीखता है? जब उसका स्वार्थ छिपा रहता है। अब भक्ति आ गई, भक्ति ने देखा कि भाई महादेवी जी को बहुत सारे रोग हैं, वो अपने गांव की देहाती खाना खिलाना शुरू कर दी। अब जब खाना खिलाना शुरू कर दी तो भाई लेखिका जो है वो प्रभावित तो होगी, बढ़िया प्रभावित हो गई। और जब प्रभावित हो गई तो उसकी जगह से बोलने भी लग गई, उसकी संस्कृति भी सीख ली, उसकी भाषा को भी सीख ली, क्योंकि उससे फायदा है। कई तरीके से मधुमेह होता है, जैसे आप लोग डायबिटीज जिसे बोलते हो, शुगर की बीमारी मीठा खाने से होता है। मीठा ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज में शरीर में जो रक्त है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, वो आपका शुगर कहलाता है बच्चों। तो भक्तिन जो है वो इतना प्रेम दर्शाती है महादेवी वर्मा के लिए कि उसके रहन सहन खान पीन का सब कुछ ध्यान रखती है। और जब ध्यान रखती है तो भक्तिन से लेखिका प्रभावित हो जाती है और उसी आधार पर जीवन जीना सीख जाती है। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर है, बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यशोधर बाबू के चरित्र के विशेषताएं बताओ। देखो यशोधर बाबू जो है पुराने रीति रिवाज के आधार पर चलना चाहते हैं। यशोधर की पत्नी जो है बच्चों के साथ साथ आधुनिकवाद में विश्वास करती है और वो ढल जाती है, लेकिन यशोधर बाबू नहीं ढलते। यशोधर बाबू का चरित्र चित्रण ये है कि वो पुरानी रीति रिवाज परंपराओं के आधार पर चलना जानते हैं, यानी पुरानी रीति रिवाज के आधार पर, है ना, वो चलते हैं। ठीक है, परंपरावादी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। परंपरावादी मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, यानी हम पुराने रीति रिवाज पर चलेंगे। ये यशोधर बाबू का मूल स्वभाव था, मूल गुण था। ठीक है बच्चों, है ना। ये कर्मकांड के खिलाफ थे, कर्मकांड के खिलाफ थे। वो एक खुशी व गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, वो ईमानदार एवं कर्मनिष्ठ थे। देखो 3-4 विशेषताएं आपको याद करना बहुत है। ईमानदार का मतलब वो झूठ नहीं बोलते थे कि ऐसा नहीं है भैया हम दिखावे के लिए ऐसा बोल दे कि हम यहाँ आएंगे और नया, ऐसा नहीं है। हर दुख और सुख सब में वो अपने घर परिवार के साथ रहते थे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाते थे, है ना। दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं थे। कोई कह दे कि दिखावा है तो बिल्कुल पसंद नहीं, दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, इतना क्लियर। तो 3-4 विशेषताएं आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से देखिए। देखो बच्चों बीच बीच में अलंकार भी, छंद रस, ये सब चीज मैं ऐड करता रहता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। सांग रूपक, रूपक अलंकार का ही प्रकार है सांग रूपक, जहां पे बच्चों उपमेय को उपमान के साथ एकदम प्रत्यारोप कर दिया जाए। सांग रूपक सभी अंगों का आरोप कर दिया जाए, वहां सांग रूपक अलंकार होता है। देखो जिस रूपक में उपमेय के अंगों अथवा अवयवों का उपमान के अंगों अथवा अवयवों पर आरोप किया जाता है वो सांग रूपक अलंकार होता है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भ्रंग। ये आप लोगों को एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं कि मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वही आप कहीं से भी, आप किसी भी बुक से एक सरल एग्जाम्पल उदाहरण
ढूंढ लो, लेकिन संग रूपक अलंकार बता दिया कि जिस अलंकार में या रूपक में उपमेय के अंगों अथवा अवयवों का उपमान के अंगों के साथ अवयवों का आरोप किया जाए। देखो भाई, ये सांग रूपक रूपक अलंकार का ही प्रकार है। तो जिस रूपक में उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप कर दिया जाए, यानी पूरी की तरह सांग मतलब सभी अंगों का आरोप कर दिया जाए उपमेय में उपमान का, तो फिर वहां पे सांग रूपक अलंकार होता है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भ्रंग। ठीक है, तो ये आपका बच्चों प्रश्न उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति। देखो बच्चों, एक ऐसा शब्द शक्ति जिसमें से लक्षण प्रतीत हो, मतलब वास्तविक शब्द वहां पे ना लिखा हो लेकिन उससे अर्थ कुछ दूसरा समझ में आए, मतलब शब्द कुछ और लिखा है और उसका लक्षण समझ में आए। जैसे वह भैंस जैसा मोटा है, भैंस जैसा है मतलब बोल दिया जैसे वह भैंस जैसा है। भैंस जैसा है मतलब बहुत मोटा होगा यार, इसलिए बोले उसको भैंस। जैसे बोले पेट में चूहा कूद रही है, चूहा थोड़ी कूदती है, कभी चूहा नहीं कूदती, मतलब भूख लगा है, तो लक्षणा शब्द शक्ति हो गया। जैसे यहां पर देखो, पेट में आग लगी है, आग लगी है मतलब खलबली मचा हुआ है अंदर से, है ना, बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ, मतलब कुछ भी मिल जाए वो खा लेगा, तो ये लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। अभिधा मतलब सीधा सीधा समझ में आ जाए, और लक्षणा मतलब लक्षण प्रतीत हो। जो शब्द है उससे हम केवल उस शब्द जो है मतलब टू कॉपी अर्थ को व्यक्त नहीं करता, उससे अलग अर्थ निकलता। पेट में आग लगी है तो क्या आग लगता है पेट में? जब वो शमशान घाट में जाता है तभी आग लग सकती है, लेकिन आम व्यक्ति के पेट में आग लगा होना डायरेक्ट सीधा अर्थ नहीं बताता, उसके लक्षण को बताता है। आग लगी है मतलब जिसे बोलते हैं ना, आग लगी है सीने में, तो देश के प्रति प्रेम व्यवहार की बात की जा रही है, देश के लिए ओज की बात की जा रही है। आग लगी है सीने में, उसके आग लगी है सीने में आग लग जाना मतलब किसी के प्रति अच्छा क्रोध आ जाना अंदर से कि भैया हम ऐसा कर ही लेंगे। समझ लो बच्चों, पेट लगी है, पेट में आग लगी है। तो लक्षणा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति है जिस शब्द को किसी शक्ति से उसका साधारण से भिन्न और वास्तविक अर्थ प्रकट होता है, वो लक्षणा शब्द है। बोला गया है साधारण शब्द से भिन्न, साधारण जो अपना शब्द लिखा पेट में, इससे भिन्न अर्थ निकले, वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होता है, जैसे पेट में आग लगी है। ठीक बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल जाती है। देखो मैंने बोला ना कि यशोधर बाबू परंपरावाद पर निर्भर करते हैं, वो ढल नहीं पाते, लेकिन उसकी पत्नी आसानी से ढल जाती है। ठीक है, सफल हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। ऐसा क्यों? यशोधर बाबू क्यों ढल जाते हैं? क्योंकि वो बच्चों के साथ नहीं, यशोधर की पत्नी क्यों ढल जाती है? क्योंकि उसके बच्चे जो है वो पुरानी रीति रिवाज को, परंपरा को पालन नहीं करना चाहती है। तो बोलती है यार अधिकांश समय तो हमें बच्चों के साथ रहना है, और जब बच्चों के साथ रहना है तो हमें बच्चों वाली जीवन जीना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चों? देखो, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढलने में सफल होती है क्योंकि वह परिवार और नए विचारों को अपनाने के लिए तत्पर रहती है। उनकी लचीलापन, समायोजन की क्षमता उन्हें बदलती परिस्थितियों के साथ मेल बिठाने में मदद करती है ना। इसके विपरीत यशोधर बाबू असफल रहते हैं क्योंकि वे अपनी पुरानी आदतों और स्थित मानसिकता से चिपके रहते हैं। मतलब आज भी जैसे घर में आप लोग देखोगे, जब जो सबसे बूढ़े होंगे दादा दादी, तो कई तरीके से नियम बनाकर रखे हुए कि उत्तर मंगल काल विरोधा, उत्तर साइड मंगल को नहीं जाना चाहिए। अरे भाई, पहले का समय था कि सब कुछ घर में ही था, ना हमको नौकरी करनी है, ना तो पैसे कमाने, ना तो कहीं जाना है, लेकिन आज हमारी ड्यूटी ही है उत्तर दिशा में, तो उत्तर मंगल काल विरोधा एक कुछ नहीं होता। हम तो ये चीज नहीं मानती, ये परंपरावादी पुरानी रूढ़ियां हैं, है ना। ऐसे कुछ सामने किसी मतलब सामने से कोई ऐसा जीव जंतु देख लिए जिसको उसको बोले भैया आज हमारे देश में अभी ये खुशगुन हो गया है। खुशगुन का मतलब अब हमें यहाँ अशुभ हो गया, अब नहीं जाना है। अब देखो भाई, यदि डॉक्टर के यहाँ जाना है, तबीयत खराब है, तो बिल्ली काट दे, चाहे कुत्ता काट दे, चाहे लोमड़ी, चाहे कुछ भी, आपको जाना पड़ेगा क्योंकि तबीयत खराब है। वहां पे उसका फिर परंपरावादी जो रूढ़िवादिता है वो नहीं चलता है ना। तो यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं के आधार पर चलना चाहते थे और वो उससे चिपके हुए हैं। वही बात सत्य है, वही बात सिद्ध है। वो आधुनिक जो जीवन में नया जीवन है, वैज्ञानिक बात है, जो आधुनिकता की विचार है, उसको अपनाना ही नहीं चाहते थे। इस कारण से वो बदल नहीं पाते, जबकि उसको पसंद आता है, उनकी पत्नी को पसंद आता है बच्चों के साथ रहन सहन, समाजों के नए विचारों को अपनाने के लिए तत्पर रहती है कि हम नए चीजों के साथ ढलेंगे, नया चीज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनके जो पति है यशोधर बाबू है, वो पुराने आदत की चिपके कारण का बदलाव नहीं होता है। ठीक है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसा हो जाता है? देखो बच्चों, कोई भी चीज यदि आप लिखते हो, जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो बनाए, इसके पीछे रीजन था कि हमने किसी को देखा, और जब किसी को देखा तो
तो हमारे मन में भी प्रेरणा आया कि हम भी हो सकता है पढ़ा सकते हैं। और एक ऐसा समय था जबकि केवल मोबाइल दूसरे को पकड़ा करके बोर्ड में 1-2 लेक्चर बनाए। इसके बाद बोले यार बोर्ड में पढ़ाना बहुत थोड़ा सा कठिन है, कॉपी पेन में पढ़ाना शुरू करते हैं। और कॉपी पेन में पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को बहुत सारा प्यार मिला। और जब कॉपी पेन से भैया हम सोचा अब जमाना आ गया डिजिटल बोर्ड का, तो डिजिटल बोर्ड ले आए। मतलब किसी को देखकर, किसी से प्रेरित होकर के हम काम करते हैं। समझ में आया बात? तो आरंभ में सौंदलगेकर उसकी प्रतिभा को देख निखारने में उनकी सहायता करते हैं। कौन? सौंदलगेकर जो है ना, सौंदलगेकर जो है कवि के जो प्रतिष्ठा है, जो प्रतिभा है, उसको निखारने का काम करते हैं। वह नायक को उस समय कवियों के बारे में बताते हैं, जिससे लेखक के मन में कवियों के प्रति संदेह समाप्त हो जाता है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। इस प्रकार उसने स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा कर लेता है। कहने का तात्पर्य, सौंदलगेकर जो उनको पढ़ाते हैं, सौंदलगेकर उनको थोड़ा सा प्रेरित करते हैं, उनके भावनाओं को निकारते हैं, उनके जो विचार है उनको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और कई तरीके से कवियों की कहानी को सुनाते हैं, कवियों के बारे में बताते हैं। तो जब यहाँ पे लेखक की बात की जा रही है, जब वो कई कवियों के बारे में सुनता है, समझता है, तो उसके मन में भी है ना नए लेख लिखने के लिए भावना प्रेरित हो जाता है और बोलता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि प्रेरित हो जाता है ना। मैं बताया ना कि मैंने आज ऑनलाइन पे इतना आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड किया, तो ये कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिला होगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, तब ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आरंभ में सौंदलगेकर उनकी प्रतिभा को निखारते हैं, यानी उनके जो अंदर कला है उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं और नायक को उस समय के कवियों के बारे में बताते हैं, मतलब कवि के बारे में चर्चा करते हैं, है ना, जिससे लेखक को मन में भी कवियों के प्रति संदेह समाप्त हो जाता है। यानी कवियों के विचार व्यक्त करने, कवि कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बाद विचार समाप्त हो जाता है और बढ़िया वो भी सोचता है कि मैं भी लेखक बन जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा टास्क यहीं पे समाप्त होता हुआ बच्चों।